हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं गौरव सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में। नई एनर्जी के साथ आप हो जाएं तैयार, क्योंकि सीखने वाले हैं आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट खूबसूरत सा डेरिवेशन किसी भी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने अक्षय स्थिति और निरक्षय स्थिति दोनों डेरिवेशन नहीं किए हैं तो इस डेरिवेशन को करने के साथ आप उन दोनों डेरिवेशनों को भी कवर कर लेते हैं। और ये दोनों डेरिवेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक बिना समय गंवाए। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ पीछे की चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, हमने दो चीज़ें सीखी इससे पहले, एक अक्षय स्थिति में देखा था हमने डेरिवेशन। दोस्तों, अक्षय स्थिति में क्या था कि एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दो आवेश थे, कुछ मध्य बिंदु था इनका, और यहाँ से कुछ दूरी पर मैंने एक बिंदु क्या लिया था, P लिया था। हमने देखा था कि इस प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस माइनस क्यू की वजह से क्या थी, अंदर की तरफ। और दोस्तों, यहाँ पे जो बड़ा था वो था E प्लस क्यू का, किससे ज़्यादा, E माइनस क्यू से। ये हमने पीछे लेक्चर में बात कर ली थी। अगर ये बड़ा E प्लस क्यू का तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही होगी। कहने का मतलब ये है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, या A से B की ओर, या मैं कह सकता हूँ द्विध्रुव के अनुदिश। तो इस बात को मैं लिखता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, हमने देखा कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा अक्षय स्थिति में। अब बात करते हैं दोस्तों निरक्षय स्थिति में। निरक्षय स्थिति में हमने एक द्विध्रुव लिया था दोस्तों। इसके मध्य बिंदु से एक बिंदु क्या लिया था, R, वहाँ बिंदु P कंसीडर किया था। ये दूरी मैंने निकाल ली थी, ये माइनस क्यू होता है, ये प्लस क्यू होता है। ये बिंदु A लिया था मैंने, ये बिंदु B। इस तरीके से हमने निकाली थी। प्लस क्यू की वजह से ये बाहर की तरफ थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और माइनस क्यू की वजह से अंदर की तरफ। और जो नेट निकल के आई थी वो दोस्तों आई थी निकल के इधर, पता होगी आपको ज़रूर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि निरक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होती है। इस बात को भी लिखते हैं हम। तो दोस्तों, हमने दो पॉइंट देखे। अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश अर्थात माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर, जबकि निरक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के विपरीत प्लस क्यू से माइनस क्यू आवेश की ओर। आई होप आप इन पॉइंटों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। दोस्तों, अब निकालते हैं किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। दोस्तों, अब देखने वाले हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इस चीज़ को नोट करके कॉपी में लिख लें और आप अपना नया डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट करें। हेडिंग डालेंगे किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डेरिवेशन। मैं एक इधर वैद्युत द्विध्रुव की स्ट्रक्चर बनाता हूँ दोस्तों। हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव पर एक आवेश प्लस का होता है, एक आवेश माइनस का। ये माइनस आवेश, ये प्लस आवेश, बीच की दूरी क्या ले रहे हैं हम 2L। दोस्तों इसके मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु ले रहा हूँ मैं O, इसके मध्य बिंदु से कोई दूरी थीटा कोण पर एक बिंदु ले रहा हूँ मैं, कोई बिंदु S लेता हूँ S। इसके मध्य बिंदु से किसी बिंदु पर, ना तो मैंने निरक्ष में लिया है ना ही अक्ष में, अक्ष होता तो उधर लेते हम अनुदिश इसके, और अगर निरक्ष लेते तो आप क्या लेते उसके लंबवत। मैंने क्या लिया, थीटा कोण पर कोई बिंदु S है जहां मुझे दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब दोस्तों इसकी हम थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी क्या होगी, दोस्तों मैंने थ्योरी लिख दी है, जरा पढ़ते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिस पर क्रमशः -q व +q आवेश रखे हैं, इसके मध्य बिंदु O से दोस्तों मैंने स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु S लिया है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। करते हैं स्टार्ट दोस्तों। दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हम जानते हैं -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है, -q से +q आवेश की ओर। वैद्युत द्विध्रुव मैंने मान लिया P है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या माना मैंने, P है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है और हमें ये भी पता है कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा होती है -q से +q आवेश की ओर। दोस्तों मुझे इसके क्या करने हैं, घटक करने हैं। अगर कोई सदिश राशि है, जैसे आप ये x अक्ष है, ये y अक्ष है आपका, इसमें कोई क्षेत्र है, मैंने माना चुंबकीय क्षेत्र है। अगर इसमें कोई b वेग से कोई पार्टिकल चला जाए, अगर कोई पार्टिकल जाता है तो थीटा कोण के साथ ये गया हो x अक्ष के साथ, तो थीटा कोण के साथ जो x अक्ष का घटक लेते हैं वो cos का लेते हैं जिधर थीटा होता है, और जिधर थीटा नहीं होता उधर कौन सा घटक लेते हैं दोस्तों, साइन का। b अपने आप में कैसी राशि है, सदिश, इसलिए क्या कर लिए मैंने इसके घटक। इसी तरीके से ये अपने आप में सदिश राशि है, इसके क्या कर सकता हूँ मैं, घटक। तो दोस्तों मैं इसके घटक कर रहा हूँ। इसका घटक थीटा कोण की तरफ मैंने एक घटक ये लिया है, ये आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। मैंने बिंदुओं से दर्शा दिया, ये -q आवेश है, ये +q आवेश। दोस्तों आप थोड़ा सा इमेजिन करें, ये -q आवेश है, ये +q, ये इस तरीके से रखा है वैद्युत द्विध्रुव। इस तरीके से अगर ये कंडीशन है तो ये -q नीचे होगा और +q ऊपर होगा। और दोस्तों इसके अगर घटक करें हम p के, तो ये वाला घटक होगा आपका p cos थीटा। आपका cos का घटक आ गया, आपको चाहिए साइन का घटक, और हमें पता है दोनों घटक एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। तो इस वाले घटक पर मैं क्या डाल दूं, लंब डाल दूं। तो दोस्तों मैं लंब डालता हूं cos वाले घटक पर, यह आपका क्या डाल दिया मैंने इस पर, लंब। और आप सोचें ये -q आवेश और ये क्या है, +q आवेश। आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 1 से 2 बार वीडियो को आराम से देखें, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। दोस्तों ये आपका क्या हो गया, ये जो घटक लिया आपने, ये आ गया आपका घटक साइन का, p sin थीटा। मुझे बिंदु S पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हमको पता है दोस्तों ये वाला आपका क्या है, ये आपका जो है, ये आपका एक्सिस कौन सा होगा, ये आपका अक्ष स्थिति में अक्ष होगा। कौन सी स्थिति में होगा, अक्ष स्थिति में। दोस्तों हमें पता है अक्ष स्थिति में ये -q आवेश है, ये +q आवेश है, और अक्ष स्थिति में हम जानते हैं, अक्ष स्थिति में जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती है -q से +q की ओर। अक्ष स्थिति में -q से +q की ओर। तो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी इधर, और मैं इसको दिखा रहा हूँ EA से। अक्ष स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA आपके कौन से घटक में आएगी, cos वाले घटक में।
अब बात करते हैं निरक्षय में। दोस्तों हमने निरक्षय में देखा है, निरक्षय स्थिति में होती है प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। प्लस क्यू ये है दोस्तों, माइनस क्यू ये है। आप इसके क्या कर दें, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। तो इस वाले के साथ मैं कर रहा हूँ, तो आपकी होगी इधर, ये होगी ई एन, ये निरक्षय स्थिति। दोस्तों साइन वाला घटक निरक्षीय स्थिति का काम करेगा और कॉस वाला अक्षय स्थिति का। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर अक्षय स्थिति, और आपका प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर निरक्षय स्थिति। मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों हमें पता है यदि आपका ए सदिश इधर हो और बी इधर हो तो आप निकालते हैं, इसका जो परिमाण होता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों तो मैं निकाल सकता हूँ इनका परिमाण। इनका परिमाण क्या रहेगा, आपका जो ई रहेगा नेट, ई रहेगा दोस्तों अंडर रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई एन का स्क्वायर। अब करते हैं इससे आगे डेरिवेशन की बात। दोस्तों ये डेरिवेशन की क्या थी, पूरी जान थी। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो परिणामी जो आई आपकी ई अंडर रूट में ई ए का स्क्वायर प्लस ई एन का स्क्वायर। दोस्तों हमको पता है अक्षय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अक्षीय में जो होती है दोस्तों वो होती है 2kp अपॉन आर की पावर क्यूब। मैं यहाँ पे लगाता हूँ 2kp अपॉन आर की पावर क्यूब। दोस्तों P क्या है अपने आप में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और कौन सा घटक लेना आपको, ये आपका अक्षय के लिए है, तो P के साथ कौन सा घटक लें हम, कॉस का। कौन सा घटक लें दोस्तों, कॉस का, प्लस इसका क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। अब बात करते हैं निरक्षय में। तो दोस्तों निरक्षय में होती है, हम जानते हैं निरक्षीय वो होती है आपकी kp अपॉन आर की पावर क्यूब। उसको भी लिखता हूँ मैं, वो होती है kp। p के साथ कौन सा घटक आएगा निरक्ष के लिए, साइन का, साइन बटे आर की पावर क्यूब और आपका स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। kp और आर की पावर क्यूब क्या है, कॉमन, kp अपॉन आर की पावर क्यूब कॉमन। दोस्तों स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन आएगा, परंतु रूट के साथ अगर बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से। अब क्या बचेगा यहाँ पर 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस इधर क्या बचा, kp साइन का बचा, केवल साइन का स्क्वायर। E बराबर kp अपॉन आर की पावर क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, साइन को मैं चेंज करने वाला हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, सॉरी 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। E बराबर kp अपॉन आर की पावर क्यूब। दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, तो 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों डेरिवेशन कितना है आपका, kp अपॉन आर की पावर क्यूब और रूट में 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, जहाँ k क्या अपने आप में कूलाम नियतांक। जिसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं दोस्तों इस डेरिवेशन से क्या निरक्षय और अक्षय आती है या नहीं। अगर हम अक्षय की बात करते हैं तो अक्षय में दोस्तों हम जानते हैं, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे रफ करता हूँ। अक्षय स्थिति में दोस्तों
वैद्युत द्विध्रुव क्या लिया जाता है, वैद्युत द्विध्रुव की अनुदिश होती है ई, जो परिणामी ई होती है वो। तो थीटा कितना रहेगा वैद्युत द्विध्रुव और ई के मध्य, थीटा बराबर रहता है 0। 0 लगा दें इस इक्वेशन में, तब क्या रहेगा दोस्तों, तब ई बराबर के पी अपॉन आर की पावर क्यू 1 + 3 cos स्क्वायर 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 + 3 ये 1 का स्क्वायर हो ही जाएगा। cos 0 की वैल्यू, चूँकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1, तो कितना हो गया 3 और 1 4, और 4 से जब बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 2, तो क्या आ जाएगा 2 kp अपॉन आर की पावर क्यू, या E बराबर k 2p अपॉन आर की पावर क्यू। ये क्या होता है दोस्तों, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की, अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब आप थीटा बराबर 0 लगाते हैं इस इक्वेशन में, तो आपको क्या निकल के आता है, अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में क्या निकल के आता है आपका रिजल्ट। दोस्तों निरक्षीय स्थिति में देखें तो हमको पता है इस तरीके से द्विध्रुव होता है, और वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करते हैं इधर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं इधर। वैद्युत द्विध्रुव और बिंदु P जो लिया है हमने, उसके मध्य कितने का एंगल होता है 90 का। तो निरक्षीय स्थिति के लिए क्या लगाना आपको, थीटा बराबर 90, और उस इक्वेशन में रख के देखना है, तो कितना हो जाएगा आपका E बराबर KP अपॉन आर की पावर क्यू है ही, उसमें होता है 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या लगा दिया हमने 90। तो दोस्तों हो क्या जाएगा आपका KP अपॉन आर की पावर क्यू, cos 90 की वैल्यू 0, कितना रहेगा 1, चूँकि cos 90 = 0, तो 1 रहेगा, तो कितना आ जाएगा उधर KP अपॉन आर की पावर क्यू न्यूटन पर कूलम। दोस्तों ये होता है आपका निरक्षीय स्थिति में डेरिवेशन। तो हमने दोनों डेरिवेशन इस वाले डेरिवेशन से कंप्लीट कर लिए। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।